नमस्कार दोस्तों। आज की डेट है 13 जुलाई और आज के द हिंदू के इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो हमें डिस्कस करने थे उसमें से 4 आर्टिकल हम लोग जो है सुबह डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम लोग जो है अपना 5वां आर्टिकल और जो बचे हुए आर्टिकल है लगभग 3 से 4 आर्टिकल अभी डिस्कस करेंगे। तो जो पहला आर्टिकल हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो सीपीआई बास्केट को लेकर के, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बास्केट को लेकर के है कि किस तरीके से वर्तमान समय में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बास्केट है वो ठीक ठीक इन्फ्लेशन के यानी महंगाई के मेजरमेंट को नहीं कर पा रही है। इसके अलावा इसके बाद हम लोग जो है देखेंगे कि इंटरनेट शटडाउन जो हो जाता है, किसी भी ज़रा सी भी कोई प्रोवोकेटिव कम्युनलिज्म वगैरह या फिर कोई राइट्स वगैरह होते हैं या ज़रा सी भी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिगड़ती है तो फिर किस तरीके से सरकार जो है तुरंत इंटरनेट शटडाउन कर देती है। तो इंटरनेट शटडाउन की जगह ट्राई जो है वो दूसरा रास्ता ढूंढ रहा है कि क्या पार्शियल बैन इस पर किया जा सकता है ताकि जो नॉर्मल एक्टिविटीज़ हैं ह्यूमंस की इंटरनेट से रिलेटेड वो इंटरप्टेड ना हो। उसके बाद हम लोग नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के ऊपर जो आर्टिकल है उस आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन पर जो बिल अभी प्रस्तुत किया जाने वाला है संसद में वो किस तरह से नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो रिसर्च और डेवलपमेंट को इंडिया में बढ़ावा देगी, क्या है प्रोविज़न, क्या है इसका बजट, आगे जो है इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आने की संभावना है। उसके बाद एक आर्टिकल जो है हम लोग परसों के पेपर का है, मतलब परसों का आर्टिकल है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के है। जैसे चैट जीपीटी जैसे ऐप जो है इनके साथ काम करने में क्या प्रॉब्लम है, ये क्यों जो है समाज के लिए हानिकारक है, तो इस पर जो है आर्टिकल है उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी हाल फिलहाल में हम लोग जो है ये 4 आर्टिकल डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग जो है चलते हैं सीपीआई बास्केट के अपने आर्टिकल की तरफ। तो इस आर्टिकल को डिस्कस करने से पहले हम लोग एक बार देख लेते हैं कि आखिरकार ये सीपीआई जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है क्या। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है एक तरीके से एक बास्केट है जिसमें कुछ गुड्स एंड सर्विसेज को शामिल किया जाता है, कुछ सामान और कुछ सेवाएं दोनों को सम्मिलित करके, और उनके मूल्य को जो है बार बार हम लोग नाप के देखते हैं। ये देखिए जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है ये मंथली जारी किया जाता है। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में आप देखेंगे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जब आप कभी वैसे पढ़ेंगे तो 4 तरह की होती है जनरली। तो एक तरह की जो ये है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये इसमें मतलब एक्चुअल में जो मेजरमेंट्स होते हैं, जो आरबीआई जिन मेजरमेंट्स का इस्तेमाल करता है, मेरे पूरे देश में महंगाई जो मापी जाती है वो इसी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के आधार पर मापी जाती है। बाकी की 3 कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो हैं वो लेबर से रिलेटेड होती हैं। तो 3 तरीके की लेबर से रिलेटेड होती हैं, आप ये ध्यान रखिएगा। एक तो अगर शहर की बात करोगे आप तो फैक्ट्री में लोग काम करते हैं, तो एक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो इंडस्ट्रियल वर्कर्स को के लिए जारी होती है, उसको बोलते हैं सीपीआई आईडब्ल्यू। एक जो है और 2 जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्र के लिए होती हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र में जो रूरल लेबर हैं उनके लिए अलग जारी होती है सीपीआई रूरल लेबर के लिए सीपीआई आरएल, और जो गांव में लोग खेती करते हैं तो उन वर्कर्स के लिए जो है अलग जारी होती है, तो उसको कहते हैं सीपीआई एएल एग्रीकल्चर लेबर्स के लिए। तो इस तरीके से वहाँ 3 हो गई, सीपीआई आईडब्ल्यू, सीपीआई एएल और सीपीआई आरएल। इस तरीके से 3 वो हो गई, और उनको जारी करने का काम जो है वो लेबर ब्यूरो करता है जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर के अंतर्गत काम करता है, ठीक है। जबकि ये जो सीपीआई है इस सीपीआई को लेबर डिपार्टमेंट जारी नहीं करता है, इसको जारी करती है ये सांख्यिकी मंत्रालय, ठीक है। सांख्यिकी मंत्रालय का जो सीएसओ है वो जारी करता है इसको। अब आप देखिए हम लोग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, तो आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कुछ सामान और कुछ सर्विसेज को एक जगह निकाल लेते हैं, सारी सर्विसेज में से छांट के जो इम्पोर्टेंट लगती हैं हमें, और उनके प्राइसेस का एक मतलब बजट बनाते हैं, और हर महीने चेक करते हैं कि जो हमने ये जो बास्केट बनाई थी तो इस बास्केट का रेट अब कितना है, फिर अगले महीने देखते हैं अब कितना है। तो जिस हिसाब से रेट बढ़ रहा है या घट रहा है तो उसी हिसाब से महंगाई घटती या बढ़ती है। जैसे मान लीजिए आज हमने अपनी आप मॉल से शॉपिंग करने गए और उस बास्केट में जो सामान है वो आपने आज खरीदा तो 100 रुपये का पड़ा आपको, अगले महीने आप खरीदने गए तो 130 रुपये का पड़ा। तो इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन जो है वो 30% मीन्स चीज़ें जो है वो 30% महंगी हो गई हैं। तो ये जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इस तरीके से काम करता है। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज ए प्राइस इंडेक्स द प्राइस ऑफ ए वेटेड एवरेज। और देखिए ये जो बास्केट होती है तो इसमें जो भी सामान और सेवाएं ली जाती हैं, गुड्स और सर्विसेज जो लिए जाते हैं, तो उनका सबका जो वेटेज है वो भी तय है कि इतना वेटेज रहेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर 100 सामान की बास्केट है तो कितनी चीज़ें खाने पीने की रखेंगे,
कितनी चीज़ें ट्रांसपोर्टेशन की रखेंगे, कितनी चीज़ें फ्यूल की रखेंगे, कितनी चीज़ें अलग अलग एनर्जी से लेवल जुड़ी रखेंगे, कितनी चीज़ें कम्युनिकेशन से जुड़ी रखेंगे। तो हर चीज़ का अलग अलग वेटेज है, ठीक है। तो यही है, द प्राइस ऑफ ए वेटेड एवरेज मार्केट बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड बाई हाउस होल्ड, जिन्हें घर मीन्स परिवार खरीदते हैं। उसके बाद आप देखिए कि जो चेंजेस होते हैं सीपीआई में, ये सीपीआई में चेंजेस को ट्रैक करके हम लोग जो है इन्फ्लेशन को मेजर करते हैं, और इन्हीं इन्फ्लेशन के डाटा का आरबीआई यूज करता है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को डिसाइड करने के लिए। उसके बाद आप देखिए कि यही सीपीआई जो होती है, सीपीआई के इन्फ्लेशन रेट के बेस पर ही जो है आप रियल वैल्यू ऑफ वेजेस को फिक्स कर सकते हो, सैलरीज को फिक्स किया जाता है, पेंशन्स को फिक्स किया जाता है, प्राइसेस को भी रेगुलेट किया जा सकता है, और इस तरीके से जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें भी आप चेंज कर सकते हो। इसके बाद आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि इसके पहले 2013 तक जो है होल सेल प्राइस इंडेक्स के थ्रू इन्फ्लेशन वगैरह नापी जाती थी, लेकिन 2013 के बाद से जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के थ्रू इन्फ्लेशन नापी जाती है। देखिए ऐसा नहीं है कि अभी WPI ख़त्म हो गया है, होल सेल प्राइस इंडेक्स भी अभी आती है और इसके अकॉर्डिंग भी इन्फ्लेशन देखा जाता है होल सेल लेवल पर, लेकिन जो मेन इन्फ्लेशन है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा जो रिटेल लेवल पे मिलता है, उस इन्फ्लेशन को जो है एक्चुअल इन्फ्लेशन में काउंट किया जाता है। इसके बाद आप देखिए कि इंडिया में जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है उसमें जो वेटेज किसका किसका कितना, इससे यूपीएससी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेती है आगे पीछे करके, या एनालिटिकल तरीके से आप देखते हो कभी कभी ऐसे पूछती है कि वहाँ आंध्र प्रदेश में चावल पश्चिम बंगाल से ज़्यादा होता है, इस तरीके के स्टेटमेंट आ जाते हैं। तो ऐसे जो है इनको भी कभी सेट करने को ज़्यादा से कम के क्रम में लगाइए। तो ओवरऑल केवल एक एनालिटिकल अप्रोच के लिए डाटा आपको याद नहीं रखना है। तो फूड एंड बीवरेजेस जो है, इन फूड एंड बेवरेजेस की जो वेटेज है इस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में वो है 45.86%, मीन्स 50% से कम है, ये याद रखिएगा। और इस फूड एंड बेवरेजेस में देखिए क्या क्या शामिल है, या कभी ये भी पूछ सकते हैं इनमें से क्या इसमें शामिल नहीं है फूड्स एंड बेवरेजेस में। तो सीरियल्स एंड प्रोडक्ट्स हैं 9.67%, जो अनाज वगैरह हैं और जो दूसरे उत्पाद हैं। मिल्क एंड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, दूध और उसके बने उत्पाद। फिर वेजिटेबल्स हैं, सब्जियां हैं, प्रिपेयर्ड मील्स, स्नैक्स, स्वीट्स, मीट एंड फिश है, और ऑयल्स एंड फैट्स हैं। उसके बाद कुछ मिसलेनियस अकाउंट्स, कुछ और भी होती हैं चीज़ें, तो उनका वेटेज है 28.32%। और इसके अंदर देखिए क्या क्या शामिल है, तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन है, हेल्थ है, एजुकेशन है, हाउसिंग अकाउंट्स हैं, फ्यूल एंड लाइट है, क्लोथिंग एंड फुटवियर है, पान तंबाकू इंटॉक्सिकेंट्स हैं। तो इस तरीके से इन सारी चीज़ों को जो है बास्केट में, कंज्यूमर प्राइस बास्केट में रखा जाता है। आप यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि मिसलेनियस अकाउंट्स में हाउसिंग अकाउंट जो है वो 10% है, जबकि आप ऊपर देखेंगे तो फूड एंड बेवरेजेस के मामले में जो सीरियल्स एंड प्रोडक्ट्स हैं इनका जो है 9.67% ही है ना। तो हाउसिंग अकाउंट्स फॉर 10.07%। अब उसके बाद आप देखिएगा कि WPI और CPI में एक्चुअल में अंतर देख लीजिए क्या होता है। तो अंतर जो है 3 लेवल पे आपको देखने को मिल जाएगा कि दोनों में जो कमोडिटीज़ शामिल की जाती हैं, जो बास्केट में सामान रखा जाता है वो सामान अलग अलग होता है, कमोडिटीज़ अलग अलग होती हैं। दूसरा, उनका जो वेटेज होता है, दोनों का वेटेज भी अलग अलग होता है सामानों का। और तीसरा कि जो इन्फॉर्मेशन गैदर की जाती है इंडेक्स बनाने के लिए, उसके सोर्सेज भी अलग अलग होते हैं कि डाटा आपने कहाँ से इकट्ठा किया। तो अलग अलग जगहों से डाटा, जैसे CPI के लिए क्या करते हैं कि डाटा जो है खुदरा दुकानदारों से, रिटेल दुकानदारों से जो है इकट्ठा किया जाता है, जबकि होल सेल प्राइस इंडेक्स के लिए होल सेल दुकानदारों से, जो बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर होते होंगे, वहाँ से जो है प्राइस इंडेक्स, प्राइस डाटा लिया जाता है। कंपैरिजन एक बार कर लेते हैं, देख लीजिए। तो दोनों को ही मंथली पब्लिश किया जाता है डाटा के लेवल पर। ये ऊपर नीचे करके लिखा हुआ है, तो नीचे वाला जो है वो होल सेल प्राइस इंडेक्स के लिए है। तो CPI रिटेलर से इंफॉर्मेशन ली जाती है डाटा, और होल सेलर से लिया जाता है WPI के लिए। उसके बाद में मैथडोलॉजी की बात करें अगर, तो ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर बेस होता है CPI। ये चीज़ याद रखिएगा, कभी पूछा जा सकता है आपसे कि ज्योमेट्रिक मीन पर बेस होता है, गुणोत्तर माध्य के ऊपर जो है बेस होता है, इसकी कैलकुलेशन जो की जाती है। इसके बारे में ज़्यादा जानने की जरूरत है, बस ये याद रखिएगा ज्योमेट्रिक मीन पर बेस होता है। जबकि WPI जो है वो अरिथमेटिक मीन पर बेस्ड होता है। और दोनों की गणना करने के लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है, उस फार्मूले का नाम है लेस्पीरीज फार्मूला। तो ये लेस्पीरीज फार्मूला दोनों में ही सेम है, दोनों में लेस्पीरीज फार्मूला का ही यूज़ किया जाता है। बस ये ध्यान रखिएगा कि होलसेल प्राइस इंडेक्स में अरिथमेटिक मीन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि CPI में ज्योमेट्रिक मीन का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे
कि दोनों से ही इन्फ्लेशन नापी जाती है, लेकिन सीपीआई से इन्फ्लेशन एट रिटेल लेवल मिलता है और होलसेल से इन्फ्लेशन एट होलसेल लेवल मिलता है। और दोनों को तैयार कैसे किया था, तो सीपीआई को तैयार करता है सीएसओ, मीन्स वो है केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान है, ये केंद्रीय सांख्यिकी संस्थान तैयार करता है, जो कि सांख्यिकी और योजना क्रियान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। जबकि जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है डब्ल्यूपीआई है, उसे ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा तैयार किया जाता है, जिसके अंदर एक डिपार्टमेंट काम करता है, DPIIT, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करता है। तो ये बेसिक अंतर है। इसके अलावा बेस ईयर की बात करें अगर आप, तो सीपीआई के लिए बेस ईयर 2012 है, जबकि होलसेल प्राइस इंडेक्स के लिए बेस ईयर जो है वो 2011-12 है। बस ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब होलसेल प्राइस इंडेक्स स्टार्ट हुआ था तो इसके लिए बेस ईयर जो है 2004-05 था। 2017 में जो है इसके बेस ईयर को बदल के 2011-12 कर दिया गया। दोनों में कितनी कितनी कमोडिटीज शामिल हैं, तो सीपीआई में देखिए कम होती हैं, 299 कमोडिटीज शामिल की जाती हैं, जबकि इसमें डब्ल्यूपीआई में 676 कमोडिटी शामिल की जाती हैं। और इसके बाद अब आप समझ ही गए होंगे कि जो सीपीआई है उसमें प्राइमरी प्रोडक्ट्स का वेटेज ज़्यादा होता है और सर्विसेज शामिल होती हैं, जबकि डब्ल्यूपीआई में होलसेल प्राइस इंडेक्स में सर्विसेज शामिल नहीं होती हैं और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स का वेटेज ज़्यादा होता है, प्राइमरी प्रोडक्ट्स का वेटेज ज़्यादा नहीं होता है। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स का वेटेज होता है 64.23% डब्ल्यूपीआई में, और सीपीआई में प्राइमरी प्रोडक्ट्स का जो वेटेज है वो है 57%। उसके बाद आप देखेंगे तो लगभग सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। नीचे जो पॉइंट लिखे हुए हैं ये भी नॉर्मल वही ऊपर जो डिस्कस कर चुके हैं वही पॉइंट है। उसके बाद अब आप नीचे देखेंगे आके, तो अब आर्टिकल स्टार्ट होता है। अब आर्टिकल को आप समझ लीजिए कि ये स्टार्ट करते हैं इस तरीके से कि आप जैसे किसी कमरे में घुसते हैं तो कभी कभी जो चीज़ें यूज के बाहर हो चुकी हैं, कमरे के किनारे में कोने में एक बक्सा पड़ा है जिसके ऊपर धूल जमी हुई है और वहाँ किनारे में एक रेडियो रखा है, एक टॉर्च रखी है और उसके ऊपर उसके पास में कुछ सेल पड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये कमरे के किनारे में पड़े हुए हैं, इनके कहने का मतलब ये कि ये वो चीज़ें हैं जो किसी ज़माने में कटिंग एज टेक्नोलॉजी हुआ करती थी। कटिंग एज टेक्नोलॉजी का मतलब समझ लीजिए आप कि जो नवीनतम तकनीक होती है किसी क्षेत्र की उसको कहते हैं कटिंग एज टेक्नोलॉजी। लेकिन और कटिंग एज टेक्नोलॉजी के अलावा एक और नवीनतम तकनीक होती है, उसको कहते हैं ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी। तो ये ध्यान रखिएगा कि कटिंग एज और ब्लीडिंग एज में अंतर ये है कि जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी होती है वो सिस्टम में कॉम्प्रिहेंसिवली यूज़ हो रही होती है, जो सॉफ्टवेयर सिस्टम होते हैं। और जबकि ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी क्या होता है कि वो इतनी ज़्यादा नई होती है कि वो प्रोटोटाइप वगैरह ही उसके इस्तेमाल किए जा पाए होते हैं, वो अभी भी सिस्टम में पूरी तरीके से इंक्लूड नहीं हो पाई होती। मींस ब्लीडिंग एज टेक्नोलॉजी जो है वो कटिंग एज से भी ज़्यादा नई होती है, जो अंडर डेवलपमेंट कह सकते हो आप उसको। तो ये कहते हैं कि जो कमरे में किनारे पड़ी चीज़ें हैं ये कभी कटिंग एज टेक्नोलॉजी हुआ करती थी, लेकिन अब आज इनका कोई ऐसा यूज़ नहीं रह गया है। लेकिन उसके बावजूद जो है इनको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में शामिल आज भी रखा गया है, जबकि आज रेडियो और ये सब कौन खरीद रहा है। आर्टिकल देखिए ओवरऑल ये ऑथर जो है ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि कुल मिला के जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती है आगे, तो इकोनॉमी बढ़ने के साथ साथ और साइंस के डेवलपमेंट के साथ साथ जैसे जैसे आदमी के जीवन में परिवर्तन आता है, तो उस परिवर्तन के साथ साथ उस आदमी के खर्चे भी धीरे धीरे करके बदल जाते हैं। जब अगर मान लीजिए आज से 40 साल पहले कोई रेडियो, टॉर्च और सेल खरीदता था, तो आज रेडियो, टॉर्च और सेल कोई नहीं खरीदता। अब तो टीवी के दौर, टीवी में भी आप देखिए ब्लैक एंड वाइट टीवी अब कौन खरीदता होगा, या कलर टीवी डिब्बे वाली कौन खरीदता, अब तो एलईडी डिस्प्ले चल रही हैं। और कहने का मतलब ये है कि खर्चे शिफ्ट होते हैं। ठीक इसी तरीके से खान पान में भी ऑथर कहते हैं कि अब जो पीडीएस सिस्टम है, उस पीडीएस सिस्टम के थ्रू सरकार ने अनाजों के लिए इतना कवर कर दिया है कि लोगों को देखिए बीपीएल परिवारों को 35 किलोग्राम, एपीएल परिवारों को 15 किलोग्राम इतना अनाज ऑलरेडी मिल रहा है। तो जब इतना अनाज मिल रहा है तो अनाजों पर अब लोगों का खर्च उतना नहीं रह गया है। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट हैं, जो खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र से निकल के आते हैं, आफ्टर फूड प्रोसेसिंग यानी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री से जो चीज़ें निकल के आती हैं, उनके ऊपर लोगों का खर्च बढ़ा है। कुल मिलाकर ऑथर ये कहना चाहते हैं कि हमें समय के साथ अपनी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लिए जो बास्केट है गुड्स और सर्विसेज की, इस बास्केट को, इसमें जो सामान है उनकी लिस्ट को बदलना चाहिए। नहीं तो हम एग्जैक्ट ठीक जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स अगर नहीं बना पाएंगे बास्केट, तो फिर हम ठीक इन्फ्लेशन का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और चूंकि हम अपनी पॉलिसीज़ जो हैं, आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़ को इसी इन्फ्लेशन के रेट के बेसिस पे तय करता है, तो जब हम इन्फ्लेशन ही गलत लेवल पे जांच रहे हैं तो फिर जो है मॉनेटरी पॉलिसी जो हम बनाएंगे वो किस तरीके से पूरी तरह से सही हो सकती हैं। इसके अलावा आगे
कहते हैं कि देखिए हमने आज भी जो है अपने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में टॉर्चेज, रेडियोस, टेप रिकॉर्डर, सीडीज, डीवीडीज, ऑडियो वीडियो कैसेट्स, ट्रंक्स, ऐसे 300 सामान जो है लगभग शामिल कर रखे हैं। तो इन सामानों को बदलने की ज़रूरत है। दूसरा ये कहते हैं कि अब जब हम लोग अपनी बास्केट को बदलेंगे तो हमें जो है एक एक्सपेंडिचर सर्वे की ज़रूरत पड़ेगी कि आखिरकार हमें एग्जैक्टली कैसे पता चलेगा कि लोगों के जो खर्चे के पैटर्न हैं वो समय बदलने के साथ कैसे बदले हैं। तो ये चीज़ जो है जानने के लिए हमें एक व्यापक सर्वे की ज़रूरत है। हालांकि ये सर्वे जो है वो सांख्यिकी मंत्रालय करा रहा है। और इस सर्वे की देखिए ज़रूरत आखिरकार पड़ती क्यों है, आप ये चीज़ समझ लीजिएगा कि देखिए ऑथर जो है आर्टिकल में कहते हैं कि जो वेटेज ऑफ फूड है सीपीआई बास्केट में, तो इस सीपीआई बास्केट में 1960 में जो वेटेज ऑफ फूड था वो 60.9 है, 1982 में ये 57% रह गया, उसके बाद 2000 में कि ये जो है 46.2% रह गया। तो इस तरीके से जो एक आदमी की इनकम का हिस्सा था खाने पे धीरे धीरे करके खर्च उसका घटने लगा। फिर ये कहते हैं कि ये एक कॉमन ट्रेंड है और इस कॉमन ट्रेंड को एंजल्स लॉ कहते हैं। ये ध्यान रखिएगा, एंजल्स लॉ कभी यूपीएससी के पीटी में आपसे पूछा जा सकता है। तो इस कॉमन ट्रेंड को जो समय के साथ साथ खाने पे आदमी का खर्चा घटता जाता है, इसको एंजल्स लॉ कहते हैं। जो एंजल्स लॉ ये कहता है कि दैट एज इनकम राइजेस, जैसे इनकम बढ़ती है, द प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंट ऑन फूड फॉल्स, तो भोजन पर खर्च आदमी का धीरे से घटने लगता है। इवन इफ द एब्सोल्यूट एक्सपेंडिचर ऑन फूड राइजेस, जबकि ये जरूर हो सकता है कि पूरी समग्रता में अगर सारी खाने की चीज़ें पर देखेंगे तो हो सकता है कि खर्चा बढ़ गया हो। इनके कहने का मतलब ये है कि जो अदर मैन्युफैक्चरिंग फूड प्रोसेसिंग प्रोडक्ट्स होते हैं उनके ऊपर आदमी का खर्च ज़्यादा होने लगता है, तो ओवरऑल खाने की चीज़ों पर खर्चा बढ़ सकता है, लेकिन जो एकदम फूड फॉल्स जो फूड होता है उसके ऊपर में खर्चा घटने लगता है। और इसके बाद ऑथर कहते हैं कि बहुत से देश ऐसे हैं जहां पर अब कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स बास्केट में फूड का वेटेज बहुत ज़्यादा ही कम रह गया है। उसके बाद अब आप देखिए आगे कि कंक्लूड करते हैं लास्ट में इस बात से कि हमें जो इसके लिए एक्सपेंडिचर सर्वे की ज़रूरत है, तो जो मंत्रालय है वो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे करा रहा है। इसको CES बोल रहे हैं, ठीक है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे मीन्स जो उपभोक्ता हैं उनका एक्सपेंडिचर क्या है, इस बात का सर्वे करा रहा है मंत्रालय। तो ये सांख्यिकी मंत्रालय जो है, सांख्यिकी और योजना क्रियान्वयन मंत्रालय, ये जो सर्वे करा रहा है, ये सर्वे कराने में पहला राउंड जो है इसका जुलाई 2023 में ख़त्म होगा। उसके बाद फिर ये जुलाई 2024 में इसका दूसरा राउंड खत्म होगा। फिर डाटा की प्रोसेसिंग में भी टाइम लगेगा। ऑथर कुल मिला के ये कहना चाह रहे हैं कि तब तक 3-4 साल तो इसी में बीत जाएंगे डाटा प्रोसेस करते करते। तो सरकार को ये चाहिए कि जितनी जल्दी से जल्दी हो सके वो इस डाटा को लेकर के आए और एक नई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को इंट्रोड्यूस करे। नहीं तो ऐसे ही इन्फ्लेशन रेट जो हम एक तरीके से गलत इन्फ्लेशन रेट जो देखते जा रहे हैं या जांच के हमें जो मिलता जा रहा है, उसी के बेसिस पे हम लोग जो है बनाते रहेंगे अपनी मॉनेटरी पॉलिसीज़। तो हमें कभी भी जो है मॉडर्न टाइम के कंजम्पशन और लिविंग के जो खर्चे हैं वो पता ही नहीं चल पाएंगे। तो फाइनली जो है ये कहते हैं कि ये जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सर्वे का डाटा होगा ये हमें और भी कई चीज़ों में हेल्प करेगा, जैसे कि पावर्टी लाइन जो है वो एक्यूरेटली क्या है। अभी जैसे पावर्टी लाइन का जो पैरामीटर होगा वो पैरामीटर बदल जाएगा, इनके कहने का मतलब ये है। और दूसरा हम जो अपनी इन्फ्लेशन को जो है इफ़ेक्टिवली ट्रैक कर सकेंगे। और चूंकि पावर्टी लाइन और इन्फ्लेशन को अच्छे से ट्रैक कर सकेंगे तो इससे जो है गरीबी को भी दूर करने में हमें आगे मदद मिलेगी। इसके बाद अगला आर्टिकल है हमारा नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को लेकर के। तो इसको लेकर के सरकार ने एक ड्राफ्ट बनाया जो अभी संसद के मानसून सत्र में प्रस्तुत किया जाना है। तो इसमें ऑथर कहते हैं कि ये बॉडी जो बनाई जाने वाली है इसको आखिरकार फंड कहाँ से मिलेगा, और जो फंड मिल रहा है तो वो नेशन की जो राष्ट्र की GDP है टोटल, उस GDP के मुकाबले क्या बहुत ज़्यादा कम है, या फिर ये जो है NRF जो नेशनल रिसर्च फाउंडेशन वो किस तरीके से रिसर्च एंड डेवलपमेंट को इजी बनाएगी। तो आगे जो है कहते हैं कि कैबिनेट ने जो है अप्रूवल दे दिया है इसको, तो ऑब्वियसली इसको जो फंडिंग मिलने वाली है उस फंडिंग पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी को जो फंडिंग मिलती है, तो टोटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मिलने वाली फंडिंग पे एक बार विचार करना ज़रूरी हो गया है। और कहते हैं कि ये NRF जो है ये की रिकमेंडेशन में शामिल थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो नई आई थी, नई शिक्षा नीति 2020, तो उसमें जो है ये था कि एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाई जाएगी और ये जो है एक कोऑर्डिनेटिंग एजेंसी की तरह काम करेगी
इंडस्ट्री और यूनिवर्सिटीज़ के बीच में, मींस इंडस्ट्री और इंस्टीट्यूशंस के बीच में, मींस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ग्रोथ देने का प्रयास करेगी नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। और इसके लिए जो है ये क्या करेगी, रिसर्च ग्रांट्स देगी टू इंडिविजुअल्स और स्पेशली जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनको, और वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उनमें भी जो है अपने पैसे को इन्वेस्ट करेगी। कुल मिला के ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट के सेक्टर में यूनिवर्सिटीज़ में इंडिविजुअल्स को भी पैसा देगी रिसर्च करने के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर में भी जो है इन्वेस्टमेंट करेगी। फंडिंग इसको कहाँ से आएगी, तो कहते हैं कि स्टार्टिंग में जो है इसको 50,000 करोड़ रुपए का बजट मिलेगा 5 सालों के लिए, और इस 50,000 करोड़ के बजट में 28% जो है यानी 14,000 करोड़ रुपए सरकार का हिस्सा होगा, और बाकी का 72% हिस्सा जो है 36,000 करोड़ रुपए ये इंडस्ट्री से यानी प्राइवेट सेक्टर देगा इसमें। तो सवाल ये उठता है कि एनआरएफ का जो ड्राफ्ट है वो गवर्नमेंट के शेयर को अंततोगत्वा हर साल 20,000 करोड़ रुपए तक बढ़ाएगा। मतलब कहने का ये है कि ये लक्ष्य है इनका कि जो अभी आज की डेट में सरकार का 14,000 करोड़ रुपए जो इन्होंने दिया है 5 साल, मतलब जो 50,000 करोड़ रुपए 5 साल के लिए दिया उसमें 14,000 हिस्सा है। सरकार का लक्ष्य ये रहेगा कि आगे जो है इसे 20,000 करोड़ रुपए पर ईयर तक पहुंचाए। उसके बाद में आगे कहते हैं कि जो गवर्नमेंट का शेयर है उसमें से 4,000 मीन्स जो गवर्नमेंट को 14,000 करोड़ देना है, उस 14,000 करोड़ में ये कहते हैं कि 4,000 करोड़ तो जो निकल जाएगा वो साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च के बोर्ड को जो बजट दिया जाता है उस साइंस इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड के बजट से 4,000 करोड़ दे दिया जाएगा एनआरएफ में। तो कहते हैं कि बाकी का जो 10,000 करोड़ है वो अगले 5 सालों में कहाँ से आएगा, ये जो है चिंता का विषय है। उसके बाद कहते हैं कि अगर परसेंटेज के लेवल पे बात करें तो परसेंटेज के लेवल पर भी जीडीपी के अकॉर्डिंग जो है हमें अपना रिसर्च डेवलपमेंट को दिए जाने वाला फंड बहुत कम है। जैसा कि ये फंड जो एनआरएफ को दिया जा रहा है, जो आप समझिए कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर है जो रिसर्च और डेवलपमेंट को में दिया जाता है उसका जो है 2% से भी कम है। कुल मिला के आगे ये कहना चाहते हैं कि भारत को जो साइंस और इंजीनियरिंग बोर्ड का जो बजट है वो टोटल 1,13,825 करोड़ का है, और ये बजट जो है ये बहुत कम है यूएस और चाइना के मुकाबले। जबकि अब जीडीपी की तुलना करते हैं तो कहते हैं कि हमारी जीडीपी भी जो है यूएस और चाइना से, यूएस से हमारी जीडीपी जो है 7 गुना छोटी है, जबकि चाइना से हमारी जीडीपी 5 गुना छोटी है। और हमारा जो इन्वेस्टमेंट है साइंस एंड इंजीनियरिंग बोर्ड के बजट में वो 24 गुना कम है हमारा उनसे। तो यहाँ पे ये तुलना कर देते हैं। उसके बाद ये कहते हैं कि अगर एनआरएफ जो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन किस तरीके से रिसर्च और डेवलपमेंट को बढ़ावा देने का काम करेगी, तो कहते हैं कि ये जो है 6 महीने के अंदर जो रिसर्च ग्रांट होगी उस 6 महीने के अंदर रिसर्च ग्रांट को प्रोवाइड कराने की कोशिश करेगी। मीन्स रिसर्च ग्रांट में जो समय लगता है निकलने में, वो पैसा मिलने के समय को फिक्स कर दिया गया कि 6 महीने के अंदर जो है ये पैसा पहुंच जाएगा। दूसरा, जो भी पेपर वर्क होगा वो सारा डिजिटली किया जाएगा, कागज़ पे कोई भी काम नहीं किया जाएगा जिससे किसी तरीके की देरी हो। तीसरा, जो भी फाइनेंस से रिलेटेड क्वेरीज होंगी वो सीधे जो है फाइनेंशियल डिपार्टमेंट जो होगा किसी यूनिवर्सिटी का वो डील करेगा इन चीज़ों को। रिसर्चर से फाइनेंशियल मैटर्स से कोई लेना देना नहीं रहेगा, तो जिससे उनका ध्यान पूरी तरीके से रिसर्च के ऊपर ही लगा रहेगा, वो अपने काम करने के लिए ही फ्री रहेंगे। चौथा, ये कहते हैं कि जो स्पेंडिंग गाइडलाइंस जारी की जाती हैं इनको जो है बोलते हैं जनरल फाइनेंशियल रूल्स। तो इनके अंदर जो है कुछ प्रतिबंध लगे रहते होंगे खर्चा करने के ऊपर, तो कहते हैं कि जनरल फाइनेंसिंग रूल्स में भी कुछ चेंज किए जाएंगे ताकि जो रिसर्च के लिए मिलने वाली ग्रांट है उस ग्रांट को खर्च करने में थोड़ी सी इंडिपेंडेंस मिले रिसर्चर्स को, ताकि जो है वो अपनी रिसर्च के मुताबिक उसको खर्च कर सकें। और चौथा जो है सबसे लास्ट में कहते हैं फाइनली द रिलीज ऑफ मनी नीड्स टू बी टाइमली। मतलब अंततोगत्वा फिर कहते हैं कि कुल मिला के इतना है कि पैसा टाइम से जो है वो एनआरएफ को मिल जाना चाहिए, और इस तरीके से एनआरएफ जो है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट को फर्दर बढ़ावा दे सकती है। लास्ट में कंक्लूड करते हैं, वाइल द पार्टिसिपेशन ऑफ द प्राइवेट इंडस्ट्री इन द एनआरएफ इज़ एन इम्पॉर्टेंट एंड वेलकम स्टेप। मीन्स ये कह रहे हैं कि प्राइवेट इंडस्ट्री जो है शामिल होगी रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर में, ये वेलकमिंग स्टेप है, अच्छा कदम है, महत्वपूर्ण भी है। लेकिन सवाल ये है कि गवर्नमेंट जो है वो किस तरीके से 36,000 करोड़ रुपये प्राइवेट सेक्टर से अर्न करेगी, ये काफ़ी मुश्किल है। उसके बाद ये कहते हैं कि एनआरएफ जो है वो यूएस की जो नेशनल साइंस फाउंडेशन है
है उसी के तर्ज पे बनाई गई है। इसके अलावा जो है कई और देशों की एजेंसीज हैं, साइंस एजेंसीज, उनसे भी जो है प्रेरणा ली गई है। उन सबसे प्रेरणा लेने के बाद जो है नेशनल रिसर्च फाउंडेशन को बनाया गया है। कुल मिलाकर देखना ये है कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के बनने के बाद में इससे रिलेटेड जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, सरकार उनका जो है इम्प्लीमेंट आगे कैसे कर पाती है, इस पर डिपेंड करेगा कि नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है वो कितनी सक्सेसफुल होगी। इसके बाद अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है कि पार्शियल बैन लग सकता है क्या, जो पूरी तरीके से इंटरनेट शटडाउन ना करना पड़े। तो इसके पहले हम लोग जो है देख लेते हैं कि साइबर लॉज कैसे हैं इंडिया में। तो साइबर लॉज के मामले में इंडिया में एक एक्ट है IT एक्ट 2000, और ये जो IT एक्ट 2000 है ये, इससे तो नाम से ही पता चल रहा है कि 2000 में पारित हुआ, बस इसको एक बार अमेंड किया गया है 2008 में। इसके अलावा आप ये याद रखिएगा कि इसमें एक वर्ड आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का मतलब कुल मिला के ये है कि डिजिटल जो एक्टिविटीज़ हो सकती हैं किसी भी तरीके की, कम्युनिकेशन के लेवल पे या फाइल्स के एडिटिंग के लेवल पे या फिर अदर किसी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस के लेवल पे, तो इन सारी चीज़ों को इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स टर्म के अंदर रखा जाता है। ये देख लीजिए आप, द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट रिकॉग्निशन फॉर ट्रांजैक्शंस कैरीड आउट बाई मीन्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज and other means of electronic communication commonly referred to as electronic commerce which involve the use of alternatives to paper based methods। means paper based methods से शिफ्ट करने के लिए अल्टरनेट के तौर पे हम इलेक्ट्रॉनिक डाटा कम्युनिकेशंस को यूज जो करते हैं, तो वो जो है सब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में आएगा। तो ये सारा जो IT एक्ट के अंतर्गत ही आता है। उसके बाद ये कहते हैं कि दूसरा एक लेजिस्लेशन है सबॉर्डिनेट लेजिस्लेशन कह सकते हो आप IT एक्ट्स का। तो ये जो है इंटरमीडियरी गाइडलाइंस रूल्स 2011 हैं, और उसके बाद एक रूल्स और हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स 2021। तो ये दो रूल्स के सेट हैं जो इस IT एक्ट 2000 को कंप्लीट करने का मतलब पूरा दायित्व तो निभा रहे हैं। जो चीज़ें वहाँ कम रह गई होंगी उनको ये रूल्स बना करके उसमें डाला गया। तो इनको याद रखिए, कभी आपसे पूछा जा सकता है कि IT एक्ट में जो है 2 रूल्स भी शामिल हैं, मतलब इसके अलावा 2 रूल नियमावली भी अलग से बनाई गई हैं। तो वो नियमावली कौन सी है? इंटरमीडियरी आप समझ रहे होंगे, जो स्टेक होल्डर्स बीच में होते हैं इंटरनेट को प्रोवाइड कराने वाले, जैसे टेलीकॉम कंपनी जो गई, तो ये इंटरमीडियरी हैं इंटरनेट और यूजर के बीच में, ठीक है। तो इंटरमीडियरी गाइडलाइंस रूल्स 2011 और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडियरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2021। उसके बाद ये बिल जो है 2000 में पारित किया गया था राष्ट्रपति के आर नारायणन के समय पे। इनिशियली इसमें जो है 94 सेक्शन थे टोटल, जो कि 13 खंडों में बटे हुए थे। 4 अनुसूचियाँ इसमें शामिल थीं, जिसमें से आप देखेंगे कि तीसरी और चौथी शेड्यूल जो है उसको बाद में हटा दिया गया, और ये एक्ट जो है ये पूरे देश के ऊपर लागू होता है। और इसकी सबसे खास बात ये है कि अगर किसी तरीके के साइबर क्राइम में कोई आदमी पकड़ा जाता है तो भारत के ऊपर तो लागू है, अगर कोई विदेशी आदमी भी पकड़ा गया साइबर क्राइम के अंदर तो जो है उसको भी इस लॉ के अंदर सज़ा हो सकती है। दूसरा ये लॉ जो है आप देखिए पेनल्टी और कारावास दोनों, मीन्स जुर्माना और कारावास दोनों का प्रावधान करता है सारे ऑफेंसेस के मामले में। इसके अलावा एक चीज़ ये देखिएगा कि जब ये एक्ट पारित किया गया है तो कुछ एक्ट जो है उनमें अपने आप से जो है संशोधन हुआ या फिर जो है किया गया, मतलब किया क्या गया, अपने आप से ही संशोधन हुआ। तो वो एक्ट आप ध्यान रखिएगा, द एक्ट ऑल्सो अमेंडेड वेरियस सेक्शंस ऑफ द इंडियन पेनल कोड, मीन्स IPC में सुधार हुआ इस एक्ट के आने के बाद, जो 1860 की बनी हुई IPC। और उसके बाद द इंडियन एविडेंस एक्ट 1872, इसमें भी कुछ संशोधन हुए। द बैंकर्स बुक एविडेंस एक्ट 1891, इसमें भी संशोधन हुए। और द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934। तो इन 4 एक्ट्स में जो है संशोधन हुए जब इसको पारित किया गया। दूसरा, इसमें 2008 में जो है एक मेजर अमेंडमेंट किया गया जिसमें आर्टिकल 66A को जोड़ा गया, जो कि अगर कोई ऑफेंसिव मैसेजेस भेजता है किसी को तो उससे रिलेटेड था कि ऑफेंसिव मैसेजेस भेजना या मतलब ह्यूमिलिएट करने वाले या आक्रामक टाइप के मैसेज भेजना, परेशान करने वाले मैसेज भेजना जो है ये क्राइम के अंदर शामिल हो गया। इसके बाद इसी 2008 के अमेंडमेंट में एक सेक्शन 69 भी जोड़ा गया, 66A जोड़ा गया, 69 जोड़ा गया। ये 69 जो है ये अथॉरिटीज़ को पावर देता है इंटरसेप्शन करने का, मॉनिटर करने का या फिर डिक्रिप्ट करने का किसी इन्फॉर्मेशन को किसी भी कंप्यूटर रिसोर्स से। मीन्स अंडर 69 सेक्शन 69 जो है गवर्नमेंट अथॉरिटी
मीन्स डिक्रिप्ट कर सकती हैं, या कंप्यूटर सोर्स से जो है कंप्यूटर सोर्स को मॉनिटर कर सकती हैं, या फिर जो है उसमें इंटरसेप्ट भी कर सकती हैं। मतलब कुल मिला के जो है जानकारी दूर से भी आपके बारे में ले सकती हैं। एडिशनली इट इंट्रोड्यूस प्रोविजंस एड्रेसिंग, और इसमें कुछ प्रोविजन जो है वो पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पॉर्न, साइबर टेररिज्म और वॉयेयूरिज्म को लेकर के शामिल किए। वॉयोयूरिज्म का मतलब होता है मीन्स पीपिंग या ताक झांक करना, ठीक है। तो ये जो है इसमें कौन कौन से प्रोविजन शामिल किए गए 2008 में, पोर्नोग्राफी से रिलेटेड, चाइल्ड पॉर्न से रिलेटेड, साइबर टेररिज्म से रिलेटेड और ताक झांक से रिलेटेड, पीपिंग से रिलेटेड, या इसको जो है वॉयोयूरिज्म कहेंगे। और इसके अलावा आप देख लीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट साइबर क्राइम्स हैं, इससे जो है सिंपली कभी क्वेश्चन बन सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो एक तो साइबर एस्पियोनेज हो गया, मीन्स कंप्यूटर सिस्टम में घुस के किसी की जासूसी करना, ये अपराध है। सॉफ्टवेयर पायरेसी सिंपल है। उसके बाद एग्जिट स्कैम, इसको देख लीजिए कि एग्जिट स्कैम क्या होता है। द डिजिटल वर्जन ऑफ दिस ओल्ड स्कैम इन्वॉल्व्स द ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल करेंसी, मीन्स वर्चुअल करेंसी से रिलेटेड जो क्राइम होते हैं उनको कहते हैं एग्जिट स्कैम। ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला जो क्राइम है इसको ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक्स जो हैं ये क्या है, दिस टाइप ऑफ अटैक्स इज परफॉर्म्ड बाय यूजिंग द ऑर्गेनाइजेशंस प्रोटोकॉल एंड टेकिंग एडवांटेज ऑफ इट्स लिमिट्स टू शट डाउन द सर्वर बाय ओवरवेलमिंग इट्स कैपेसिटी टू रिस्पॉन्ड टू कम्युनिकेशंस। दीज अटैक्स आर जनरली कैरीड आउट फॉर मैलिशियस पर्पजेज और कमिटिंग मिसचीफ एंड समटाइम्स टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ द टारगेटेड नेटवर्क फ्रॉम अनदर अटैक। कुल मिला के इसको आप समझ रहे होंगे कि जो आप देखते होंगे मूवीज़ वगैरह में जो नहीं होता है कि हैक कर ली दूसरे का सिस्टम आपने, उसको कह रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस। और उसके बाद लास्ट में जो अटैक का टाइप है फिशिंग अटैक। तो फिशिंग अटैक, फिशिंग आप जानते होंगे लेकिन फिर भी देख लिए, दिस इज़ द टेक्निक फॉर एक्वायरिंग सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकाल लेना, लाइक लॉगिन डिटेल्स, पासवर्ड, क्रेडिट कार्ड डिटेल, कंपनी डाटा, इस तरीके की चीज़ें निकाल लेना, इसको कहते हैं फिशिंग। मीन्स इंपॉर्टेंट आप किसी की जानकारी आप ले लें तो उसको फिशिंग अटैक्स कहते हैं। जैसे आपको जानकारी बार बार आती रहती हो कि फ़ोन पे अपना OTP किसी को ना दें, ठीक है। तो फिर कुल मिला के अब आते हैं हम लोग अपने आर्टिकल पे। तो आर्टिकल जो है, आर्टिकल ये कहता है कि आखिरकार ट्राई जो है क्या रास्ता ढूंढ रहा है कि पार्शियल ऐप बैन किया जाए पूरे इंटरनेट शटडाउन की जगह। तो कहते हैं कि ये जो ट्राई है वो मैसेजिंग ऐप्स को रेगुलेट करने की कोशिश क्यों कर रहा है, क्या इंटरनेट शटडाउन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो गए हैं इंडिया में, या फिर VPN के बारे में, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में जो है गवर्नमेंट क्यों, मतलब वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में कोई स्ट्रिंजेंट या हार्ड डिसीजन नहीं ले पाती है, या फिर जो VPN है, VPN को ब्लॉक करना जो है वो डिजिटल प्राइवेसी को थ्रेट क्यों है या कैसे है। ये देखिए VPN जो है इंपॉर्टेंट है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क पे UPSC ने एक बार क्वेश्चन पूछा भी है कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है। आप एक चीज़ समझ लीजिए, बता देते हैं आपको अभी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के बारे में, कि आप देखे होंगे गूगल सर्च पे आपने देखा होगा कि जैसे इनकॉग्निटो टैब का एक ऑप्शन आता है जिसमें वो आपको बोलता है कि आपकी ये जो एक्टिविटी है, जो आप रिसर्च के मतलब सर्च करेंगे इसमें कुछ भी, तो वो आपकी हिस्ट्री में इंक्लूड नहीं होगा। हालांकि आप इनकॉग्निटो टैब में क्या होता है कि जो आपने सर्च किया है वो डाटा सर्वर के पास रहता है, जबकि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के अंदर क्या होता है कि उस डाटा के ट्रेस कहीं भी नहीं होते हैं, ठीक है। मीन्स देखिए ऐसा है, होने को तो डाटा के ट्रेस सर्वर में हो सकते हैं, लेकिन मीन्स सैद्धांतिक रूप से ये समझिए कि उसको किसी भी तरीके से ट्रेस इजीली नहीं किया जा सकता है। इवन वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो लोग यूज़ करते हैं तो उनके अगर आप जो ट्रैक करने की कोशिश करो तो एक तो आप कभी ट्रैक नहीं कर पाओगे, क्योंकि उनका जो IP एड्रेस है वो हमेशा जंप करता रहता है। मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा कि जब किसी को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं तो फिर कभी लंदन, कभी ऑस्ट्रेलिया, कभी ऐसे जो जंप करता है, तो वो VPN की वजह से होता है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है वो डाटा को एक्सेस करने का एक सबसे ज़्यादा सिक्योर माध्यम है, कि जिसको किसी तरीके से ब्रीच कर पाना बहुत ही मुश्किल है। मीन्स अगर उसको आप ये समझिए कि अगर ब्लॉक करने की भी कोशिश करे कोई VPN नेटवर्क को, तो उसे ब्लॉक करने का भी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ब्लॉक आप करेंगे क्यों, ब्लॉक इसलिए किया जाता है ताकि जो है कोई आदमी किसी फाइल को एक्सेस ना कर पाए, या फिर जो है किसी डाटा तक ना पहुंच पाए, या किसी तरह का डाटा रिलीज ना कर पाए। लेकिन VPN की प्रॉब्लम ये है कि वो किसी दूसरे सर्वर के थ्रू जो है, किसी दूसरे सर्वर के थ्रू जो है उसी फाइल को लीक कर देगा या उस फाइल तक पहुंच जाएगा। मतलब कुल मिला के ये है कि VPN को ब्लॉक कर पाना बहुत मुश्किल काम होता है। और दूसरा जो है उसको ब्लॉक करना
रिस्की है इसलिए क्योंकि VPN जो है उसका इस्तेमाल, चूँकि आप देख रहे होंगे ये कितना सिक्योर है, इसको ट्रेस भी नहीं किया जा सकता। तो जो विसिल ब्लोअर्स हो गए या फिर जो इम्पोर्टेंट लेटर वगैरह, जैसे मान लीजिए किसी अनजान आदमी ने किसी इम्पोर्टेंट विभाग को लेटर लिखना है या कोई जर्नलिस्ट है, तो इस तरीके के जो लोग खुफिया तरीके काम करते हैं तो उन लोगों के लिए जो है डिजिटल प्राइवेसी ये काम करता है। तो अगर VPN को आप ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे या कर देंगे तो फिर जो है लोगों की डिजिटल प्राइवेसी के लिए खतरा है। और डिजिटल प्राइवेसी आप जानते होंगे निजता के अधिकार में भारत के संविधान में भी शामिल है, तो इसलिए भारतीय संविधान के अनुसार जो है एक तरीके से मूलाधिकार का उल्लंघन हो जाएगा अगर VPN को ब्लॉक करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल जो है ट्राई के ऊपर आते हैं, तो ट्राई आखिरकार इसके लिए क्या क्या कोशिश कर रहा है। तो ट्राई कोशिश ये कर रहा है कि देखिए होता क्या है कि प्रोवोकेटिव जो मैसेज होते हैं, जो भड़काऊ संदेश होते हैं, उन भड़काऊ संदेशों को रोकना होता है। कुल मिला के इंटरनेट शटडाउन करने का जो पर्पज होता है वो यही होता है। तो मैसेज भेजा कैसे जाएगा, तो मैसेज भेजने के लिए जो है सोशल मीडिया साइट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इन्हीं का यूज किया जाएगा, या फिर कोई मैसेजिंग ऐप है, जैसे आप देखते होंगे व्हाट्सएप है, स्काइप है, टेलीग्राम है। तो ये सारे जो मैसेजिंग ऐप्स हैं, इन मैसेजिंग ऐप्स के थ्रू मैसेज भेजा जाएगा। तो इसीलिए ट्राई जो है इस संभावना को तलाश रहा है कि हम पूरे इंटरनेट को ब्लॉक करने की जगह अगर केवल मैसेज कर जिन जो मैसेजिंग ऐप हैं उनको रेगुलेट कर ले जाएं तो हमारा काम बन सकता है। तो कुल मिला के ये है कि मैसेजिंग ऐप्स के साथ में जो मैसेजिंग ऐप्स कंपनी है वो अगर फर्म्स तैयार हो जाती हैं इस बात पर कि हाँ ठीक है चलिए हम आपके साथ कोऑपरेट करने को तैयार हैं, हम आपको बता देंगे। जैसे मान लीजिए कि ट्राई उनसे पूछता है कि चलो बताओ कि जो है सबसे पहले मैसेज किसने भेजा, तो व्हाट्सएप मना कर देगा कि नहीं, हमारा जो है एंड टू एंड इंक्रिप्शन है और ये हमारी पॉलिसी है और हम अपनी पॉलिसी के तहत एंड टू एंड इंक्रिप्शन की वजह से आपको ये नहीं बता सकते कि सबसे पहले मैसेज किसने भेजा, आप चाहें जो करिए। तो ऐसे में क्या है कि ट्राई को इसी तरीके की मैसेजिंग जो प्लेटफॉर्म है उनके साथ में प्रॉब्लम आती है। उसके बाद आगे ऑथर कहते हैं कि जैसे देखिए मणिपुर में और जम्मू कश्मीर में जो इंटरनेट शटडाउन किया गया था तो वहाँ पे भी जो है कोशिश की है सरकार ने। क्या कोशिश की है कि कुछ वायर्ड इंटरनेट कनेक्शंस और कुछ लिमिटेड वायरलेस इंटरनेट एक्सेस के थ्रू नेट जो है वहाँ पे काम करता रहे। देखिए नेट जो है अब आदमी के जीवन का, इसके पहले जो आर्टिकल आया था आप उसमें देखिए, उसमें ये वो पहलू चर्चा किए गए थे कि कितना इम्पॉर्टेंट है नेट किसी आदमी के जीवन में। अब आप थोड़ा सोच के देखिए कि आप जैसे मान लीजिए सो के उठे, अब सो के उठने के बाद जो है आपको मान लीजिए हैबिट है कि आप जो है सुबह फ़ोन पे ही आप अपने न्यूज़ देखते हैं। तो अब आप फ़ोन पे अगर न्यूज़ देखते हैं, आप उठे इंटरनेट शटडाउन है तो काम बिगड़ गया। या आपका जो है आपको आज कहीं एडमिशन लेना था और जो है लास्ट डेट थी एडमिशन लेने की और फॉर्म सबमिट करना था तो इंटरनेट शटडाउन है, आपका काम बिगड़ गया। आपको UPSC का मेंस देना था, मेंस का फॉर्म भरना था, बाई चांस किसी कारणवश जो है आखिरी दिन तक आप नहीं भर पाए, लास्ट दिन आपको भरना था, इंटरनेट शटडाउन हो गया तो आपकी तो ज़िंदगी के साथ खेल हो जाएगा। तो कुल मिला के, या फिर सपोज़ करिए कि जो है खाना खाने के लिए आप किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ आपके मन का खाना नहीं मिल पा रहा है तो आप जो है जोमेटो वगैरह से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, खाना बना नहीं पा रहे हैं। तो इस तरीके की दिन में कम से कम 50 जगह 50 सर्विसेज हैं। आपको यात्रा करनी है तो टिकट आपको करना है तो आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करना है तो आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, किसी चीज़ की इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको तो आप इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। तो आपके जीवन में इंटरनेट जो है वो इतना ज़्यादा शामिल हो चुका है कि जिस समय इंटरनेट ब्लॉक होगा तो आपको ऐसे लगेगा जैसे आपकी ज़िंदगी थम गई। तो इसलिए इंटरनेट शटडाउन जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक रोल निभाता है आदमी की ज़िंदगी में। तो इसी चीज़ पे आगे जो है ऑथर कहते हैं, अच्छा एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा कि ये जो वायरलेस नेटवर्क और वायर्ड नेटवर्क हैं, तो देखिए वायर्ड नेटवर्क यूज करने के लिए देना आसान होता है इसलिए क्योंकि वायर्ड नेटवर्क्स का एरिया जो है वो कम होता है और इसमें क्या कि ज़्यादा इधर उधर मीन्स ट्रेस कर पाना भी आसान होता है। जैसे वायर्ड नेटवर्क के थ्रू अगर किसी ने कोई मैसेज भेजा तो ईजिली ट्रेस किया जा सकता है, लेकिन ये जो वायरलेस नेटवर्क होते हैं इन वायरलेस नेटवर्क्स की स्पीड धीमी होती है वायर नेटवर्क से, लेकिन इनमें ट्रेस कर पाना जो है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि जो है कहाँ से मैसेज भेजने की शुरुआत की गई। इसके बाद इस आर्टिकल में एक टर्म और आता है नेट न्यूट्रलिटी नाम का। तो नेट न्यूट्रलिटी का मतलब आप जानते ही होंगे, ये काफ़ी टाइम से लंबे चर्चा में है, बस इसको इसलिए बात कर ले रहे हैं कि कभी जो है UPSC में दोबारा पूछा जा सकता है क्योंकि नेट न्यूट्रलिटी के बारे में शायद एक बार क्वेश्चन पूछ चुका है मेरे ख्याल से। तो
इसको देखिए, द कॉन्सेप्ट दैट ऑल इंटरनेट ट्रैफिक शुड बी ट्रीटेड इक्वली, मीन्स जो भी इंटरनेट ट्रैफिक है, जो भी साइट्स हैं, जो भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन है, जो भी डाटा है सर्वर पे, उस सारे डाटा, सारी वेबसाइट, हर तरीके की चीज़ों के साथ में इक्वली ट्रीट किया जाए। तो इसको कहते हैं नेट न्यूट्रलिटी, मीन्स किसी के साथ भेदभाव जैसा ना हो। जैसे एक एग्जांपल जो है आप ऐसे ले लीजिए, भेदभाव कैसे होता है ऑनलाइन। सपोज़ करिए कि आपका कोई अपना खुद का तेल का ब्रांड है, ठीक लीजिए, वो अब आपने अपना खुद के तेल के ब्रांड का कुछ नाम रखा, आपने उसको अमेजन पे जो है अपलोड करा दिया कि भाई हमें भी अपना तेल बेचना है तो हमारा तेल। अब पता चला अमेजन पे जो है कमोडिटीज़ की लिस्ट में 1000 तेलों की लिस्ट बनी हुई है। उसने क्या किया, ऊपर से जो है 10 तेलों की लिस्ट, 10 तेल उठाए और उन्होंने जो है उन्हें लगातार दिखा रहा है ऊपर स्क्रीन पे। जब भी कोई आता है ख़रीदने, आपका तेल जो है 999 नंबर पे पड़ा हुआ है। तो जब आपका ऑयल लिस्ट में 999 नंबर पे रहेगा तो कौन सा यूज़र जो है, मीन्स कोई सनकी यूज़र हो सकता है कि नीचे से लिस्ट देखना शुरू करे, लेकिन 999 नंबर तक कौन सा यूज़र जाएगा। तो आपके ऑयल की सेल जो है ऑटोमेटिकली ऑनलाइन गिरती रहेगी या स्टार्ट ही नहीं हो पाएगी। तो ये एक तरीके से क्या, ऑनलाइन भेदभाव कहने को एक ही प्लेटफॉर्म पे है, लेकिन बर्ताव जो है वो डिस्क्रिमिनेटरी हो रहा है आपके ऑयल के साथ में, ठीक है। ये जो है, ये एक्चुअल में आप देखेंगे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी एक बहुत बड़ी कमियों में से एक है कि वो इक्वली ट्रीट नहीं कर पाता है। आर्टिकल में एक पॉइंट और इम्पॉर्टेंट निकल के आता है, इस पॉइंट को भी देख लीजिए आप, कि 2022 में कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ने जो फर्म्स थी, इंटरनेट जो ऑनलाइन कंपनीज थी या जो इंटरनेट प्रोवाइड करने वाले, आप उनको टेलीकॉस कह सकते हैं, तो वो टेलीकॉस से जब ये कहा कि आप अपने बीपीएन नेटवर्क का इंडिया से रिलेटेड जो भी डाटा है यूजर्स का, वो डाटा जो है सेव करिए, हमें दीजिए। तो उसके बाद में फिर जो टेलीकॉस कंपनी है उन्होंने क्या किया, टेलीकॉस मतलब जो बाकी इसमें सारी टेलीकम्युनिकेशन रिलेटेड कंपनियां शामिल हैं, उसको टेलीकॉस बोल रहे हैं। टेलीकॉस कोई पर्टिकुलर कंपनी नहीं है। तो टेलीकॉस जो है, टेलीकॉस ने भारत में अपना सर्वर रखना ही बंद कर दिया। अब अपने सर्वर को जो है वो विदेश में रखती हैं और बीपीएन नेटवर्क जो है विदेशों के सर्वर से ही जो है भारत में भी काम कर रहा है। तो अब यहाँ जो भारत में जो लोग बीपीएन सर्वर यूज़ करते हैं तो उनका डाटा आप जो है कहीं से आपको मिल ही नहीं सकता। अब देखिए, बीपीएन सर्वर एक तरफ जहाँ बहुत अच्छे लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ साइबर क्राइम करने वाले, साइबर टेररिस्ट या फिर जो है टेररिज्म एक्टिविटीज़ में भी इसका यूज किया जाता है। तो ये जो है ये एक बहुत बड़ा चैलेंज बना हुआ है। ये देखिए लास्ट में लिखा हुआ भी है, वाइल बीपीएन सर्विसेज वेबसाइट्स में बी ब्लॉक्ड, द इंस्टॉलेशन फाइल्स कैन बी फाउंड एल्सवेयर ऑनलाइन। हमने आपको बोला ना कि कहीं और दूसरी जगह भी फाइल मिल सकती, कोई फ़ायदा नहीं है उसे ब्लॉक करने का। तो इस तरीके से टेक्निकली जो है वो फीजिबल नहीं है इसको वीपीएन को ब्लॉक करना। और दूसरा, ऑनलाइन प्राइवेसी, डिजिटल प्राइवेसी का भी मामला है, स्पेशली फॉर जर्नलिस्ट्स, विसिल ब्लोअर्स एंड एक्टिविस्ट्स। तो इस तरीके से यहाँ पे ये आर्टिकल हमारा समाप्त होता है। देखिए वीडियो जो है 42 मिनट का हो गया, हालांकि हमें एक आर्टिकल और डिस्कस करना था। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग जो है अब आगे जिस दिन कभी कम आर्टिकल आएंगे तो उसमें धीरे से एक एक करके आर्टिकल इंक्लूड कर लेंगे। हमारे पास अभी कुल मिला के 2 आर्टिकल और हैं, तो वो 2 आर्टिकल भी हम लोग डिस्कस कर ही लेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। अभी आज के लिए इसको यहीं पे इतना ही रखते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को रिकमेंड भी कर सकते हैं। एक चीज़ जाते जाते यहाँ बता देते हैं, आज सुबह के एडिटोरियल में एक आर्टिकल डिस्कस किया है जिसमें जो 2021 के अध्यादेश के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि सीबीआई और ईडी के जो प्रमुख हैं उनको सेवा विस्तार जो दिया जा रहा है। तो सरकार ने 2021 में एक अध्यादेश ला करके उसमें जो 2 एक्ट थे, मीन्स सीबीसी एक्ट था और उसके बाद दिल्ली पुलिस स्थापना से रिलेटेड जो एक्ट था, उसमें ये सुधार कर दिया था कि 2 साल का जो से कार्यकाल था इन दोनों प्रमुखों का, सीबीआई और ईडी के प्रमुखों का, इनको अधिकतम 3 साल तक का सेवा विस्तार भी दिया जा सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डिनेंस जो है इसको वैलिड माना। और जो हम लोग क्रिटिसिज्म वाले पॉइंट डिस्कस कर रहे थे कि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहा है और ये जो है कैरेट और स्टिक की पॉलिसी की तरह काम कर रहा है, तो ये सारी चीज़ों को जो लॉजिक के तौर पे जो अपोनेंट थे, यानी जो विरोधी पक्ष था इस अध्यादेश का, वो अपना पक्ष रख रहा था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस सारे पक्षों को खारिज करते हुए उसने कहा कि नहीं, जो सरकार ने अध्यादेश जारी किया है और जो एक्सटेंशन देने की बात की 3 साल की, इस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। फिलहाल 31 जुलाई को मिस्टर एस के मिश्रा जो है अपना पद
छोड़ दें, ये कुल मिला के था। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो उस ऑर्डिनेंस को खारिज नहीं किया, वो बोलते बोलते जो है उस एडिटोरियल में हम ये बोल गए, मतलब मिस इंटरप्रिटेशन हो गया। तो यहाँ पे ये बात याद रखिएगा। और दूसरा एक चीज़ जो है, आज सुबह हम लोग जो लास्ट आर्टिकल अपना डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी वीडियो बनाते बनाते, तो उसमें लास्ट के कुछ 2-3 पॉइंट रह गए थे। तो शशि थरूर जी जो हैं उसमें लास्ट में ये कहना चाहते थे कि ब्रिटेन जो है ऐसा देश है कि इसने उपनिवेश भी बनाया, शोषण भी किया, अत्याचार भी किए, जन धन सब कुछ लूटा, मान सम्मान सब कुछ बर्बाद किया, इसके बाद भी इसने कभी आज तक जो है माफ़ी भी मांगने का नहीं सोचा। तो एटलीस्ट कम से कम इसे माफ़ी मांग लेनी चाहिए। दूसरा, ब्रिटेन की कंडीशन ये है कि शशि थरूर जी कहते हैं कि अगर ये सबका सामान लौटा दे लूट का, तो सबका सामान लौटाने के बाद जो लंदन के सारे म्यूजियम हैं वो खाली हो जाएंगे, वहाँ कुछ बचेगा ही नहीं। दूसरा, शशि थरूर जी ये कहते हैं अंत में कि इन्हें अगर सुधार करना है, प्रायश्चित करना है अपने शोषण करने का, तो इन्हें एटलीस्ट कम से कम जो है अपनी स्कूलिंग एजुकेशन में बच्चों को ठीक ठीक ये बताना चाहिए कि उनके पूर्वजों ने किस तरीके से कॉलोनाइजेशन को किया था और देशों को उपनिवेश बनाकर वहाँ पर किस किस तरीके के अत्याचार किए, तो जिससे उन्हें ये पता चले कि उनके पूर्वजों ने किस तरीके से उपनिवेश बनाकर दुनिया के ऊपर अत्याचार किए हैं। और ऐसा नहीं कि किसी देश में ऐसा है नहीं, जर्मनी वगैरह के जो इतिहास पढ़ाया जाता है बच्चों को, तो जर्मनी वगैरह के इतिहास में बच्चों को ये चीज़ पढ़ाई जाती है। बाकी इसके अलावा जो है इसमें 2 पॉइंट और ये थे कि जो जर्मनी के चांसलर थे 1970 में विली ब्रैंट नाम के, वो जो है वो खुद नाजियों के अत्याचार के शिकार थे। हिटलर जो है वो नाजीवाद से रिलेटेड था, तो वो खुद नाजियों के अत्याचार के शिकार थे, पर उसके बाद भी उन्होंने घुटने पर बैठकर पोलैंड जब वो गए तो पोलैंड घाटों में उन्होंने घुटने पे बैठकर इस बात के लिए सारे जर्मन्स की तरफ से माफ़ी मांगी कि जो हमने ज्यूज़ के साथ अत्याचार किया था, जबकि उस समय वहाँ पर कोई ज्यूज़ वहाँ ऐसा रहता भी नहीं था। तो वही कहते हैं शशि थरूर जी। दूसरा एक एग्जांपल देते हैं कि 2016 में जो कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो थे, तो जस्टिन ट्रूडो ने 2016 में कोमागाटा मारू प्रकरण के बारे में जो है भारत से माफ़ी मांगी। कोमागाटा मारू प्रकरण के बारे में आप जान लीजिए कि एक जहाज़ था, वो कई सारे भारतीयों को लेकर के कनाडा गया, ब्रिटिश पीरियड के टाइम की बात है। जब कनाडा गया तो कनाडा में वैंकूवर के तट पर कई दिन तक वो जहाज़ खड़ा रहा। कनाडा की जो अथॉरिटीज़ हैं, कनाडा की अथॉरिटीज़ ने उस जहाज़ को जो है तट तक पहुंचने नहीं दिया, पोर्ट तक, ना लोग वहां उतर पाए, कई दिन तक खड़ा रहा। बाद में उसको जो है वापस भेज दिया। तो जब वो वापस आया तो जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों ने ये समझा कि ये आंदोलनकारी हैं और पॉलिटिकल एक्टिविस्ट टाइप के लोग हैं, तो ये समझ के उनके साथ मारा पीटी और जो है मतलब गोली वगैरह ये सब भी कर दिया, गोली वगैरह चला दी थी उन लोगों ने। तो उसमें जो है अधिकांश लोग जो है पूरी तरीके से कोमागाटा मारू जहाज़ के प्रकरण में मारे गए थे। तो उसके लिए जस्टिन ट्रूडो ने माफ़ी मांगी। तो शशि थरूर जी कहते हैं कि एटलीस्ट इन्हें प्रायश्चित के तौर पे ये जलियांवाला बाग हत्याकांड इतना बड़ा किया, उसी के लिए कभी माफ़ी मांग लेते। आए, घूमने चले गए, लेकिन माफ़ी तक नहीं मांगी। तो यहाँ पे जो है इस तरीके से ये आर्टिकल समाप्त होता है। धन्यवाद, नमस्कार।